जियो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं बजट स्पेशल ट्रांसमिशन। हुकूमत का बजट कल पेश होगा और अब से कुछ देर बाद इकोनॉमिक सर्वे भी जो है वो पेश किया जाएगा। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मोहम्मद सोहेल साहब से, माशी तजज़ियेकार हैं। इसके अलावा अदनान जलील साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी माशी तजज़ियेकार हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे कामरान अरशद साहब जो कि चेयरमैन है एप्टेमा नॉर्थ के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। अब से कुछ देर पहले नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने जो आदाद शुमार अप्रूव किए हैं उसमें 3.6% की ग्रोथ है, 12% की इन्फ्लेशन है। आपको लगता है ये टारगेट जो रखे जाएंगे अगले साल के लिए रियलिस्टिक है? क्योंकि जो मेजर्स कुछ हमारे सामने आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है इस बजट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादाब भाई। देखिए, अगर हम दो चीज़ों को बेस बनाएं तो फिर ये कहना कि ये रियलिस्टिक है नहीं है ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात IMF से रहे हैं पिछले 12 माह में, जो कदरे बेहतर थे वो कंटिन्यू रहें। इसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म हम 6 से 8 बिलियन डॉलर के प्रोग्राम की उम्मीद करते हैं वो पाकिस्तान को मिल जाए। दूसरा, अगर हम ये अज्यूम करें कि जो पिछले 12 महीने में जो दो हुकूमतें गई, केयर टेकर और जो ये नई हुकूमत है, उन्होंने जो रिलेटिवली फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है, अगर वो मुजाहरा करते रहें तो मेरे ख्याल में ये दोनों टारगेट मैं ये कहूँगा अनरियलिस्टिक नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि जो 3.8% है वो 3% के करीब हो जाए, जो 12% है वो हमारे हिसाब से 13.5-14% होगा। तो करीब हम आ सकते हैं इन दोनों टारगेट्स के। तो आपके सवाल के जवाब से मुझे लगता है कि अगर ये दो चीज़ को मैं अज्यूम करूँ तो जो ये एस्टिमेट है ये कोई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक या अनरियलिस्टिक नहीं है। ये मुझे लगता है अचीवेबल है। सही। और ग्रोथ का टारगेट भी अचीवेबल है क्योंकि ऑब्वियसली हमने कल देखा कि डिस्काउंट रेट में 1.5% की कमी की गई और इस हुकूमत की ख्वाहिश है कि ग्रोथ की तरफ जाएं क्योंकि ऑब्वियसली तकरीबन हर साल 25 लाख लोग जो है वो आते हैं लेबर फोर्स में, उनके जॉब्स का मामला है। तो आपको लगता है कि जो ग्रोथ का टारगेट सेट किया गया है वो भी अचीवेबल है? देखिए, मैंने कहा हमारा टारगेट ये 3 से 3.5 हुकूमत से थोड़ा ज़्यादा कह रही है, ये अचीवेबल है। मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड बता दूँ शादाब, बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का एवरेज GDP 4.8% बढ़ा है। 75 साल की हिस्ट्री में पिछले 10 साल का 3.8 बढ़ा है और पिछले 5 साल का 2.8। तो अगर हुकूमत अपना टारगेट अचीव कर भी लेती है तो हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेज GDP से फिर भी नीचे हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपने पिछले 10 साल का जो एवरेज है वो अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है पॉसिबल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो आउटगोइंग ईयर है उसमें हमने देखा कि ये जो ग्रोथ आई है लेड बाय एग्रीकल्चर है। 18 साल 20 साल के बाद एग्रीकल्चर में हमें इतनी ग्रोथ नज़र आई है। मगर अगले साल जिस तरह आपने इशारा भी किया कि इंटरेस्ट रेट अब अभी तो कम होना शुरू हुए हैं, कोई 23% से 19 साढ़े 19% पाइबॉर आ गया है और मजीद भी कम होगा। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें एग्री शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, मगर सर्विस सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कदरे बेहतर रहें। और जो शहरी इलाकों में शायद उसका असर ज़्यादा देखने को मिले, जो सही। पिछले 1 साल में हमें नहीं मिल रहा। सही है। और अदनान जलील साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी पिछले हफ्ते मैंने इंटरव्यू किया था स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज़ मलिक साहब को। वो कह रहे थे कि इस बजट में हमारी पूरी कोशिश है कि जो लो इनकम ग्रुप हैं वो ना टैक्सेशन से मुतासर हो ना महंगाई से मुतासर हो। क्या आपको लग रहा है ये पॉसिबल होगा इस बजट में करना? देखिए, पाकिस्तान जो है एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। आप समझ लें, कोविड के बाद जो ग्लोबली इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन आई थी वो ग्रेजुअली ग्लोबली और पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत जी फरमाइए अदनान साहब। नॉकडाउन फाइनेंस नहीं होता भाई। तो डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है। हमारे फाइनेंशियल डायनामिक्स ये है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द डोनर्स, कि हमें फंड से पैसा मिल जाए, हमें कहीं बाहर से मिल जाए। हमारी जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो उसको नहीं सबसाइड कर सकती है। तो दैट्स व्हाई सेकेंडली ये है कि जी सिंस इंडिपेंडेंस हम 30 बिलियन के एक्सपोर्ट से ऊपर जा ही नहीं सके हैं जी। दिस इज, आपने रुपीस को भी डिवैल्यूट किया, सारा कुछ किया, और आज देखें वेयर डू यू स्टैंड एज कम्पेयर टू इंडिया, बांग्लादेश। सो आई थिंक उसके बावजूद भी अगर ये प्रोपोर्शन होता तो आज आप 50-60 बिलियन पे जाना चाहिए था आपके एक्सपोर्ट पे। लेकिन एनी हाउ, वे डू वी स्टैंड राइट नाउ आफ्टर दिस बजट, आई थिंक वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। आपके बहुत बड़े कोई ग्रेजुअली जो थोड़ा बहुत आपका इन्फ्लेशन चल रहा है इस वक्त,
25-26% पे हो सकता है। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इट माइट नॉक डाउन टू 19-20%। कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इट्स नॉट अ सोशल वेलफेयर कंट्री, दिस इज अ कंट्री जो कि हर चीज पर डिपेंडेंट है। वी आर नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वी आर इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी डिपेंडिंग ऑन डॉलर्स। So I think the situation in which we are, it might slightly go better next year, but बहुत सब्सटेंशियल अगर आप चाह रहे हैं कि जी बहुत टर्न अराउंड इकोनॉमी में हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। उसका देखिए जी, उसमें दो चीजें हैं। आई एम एफिलिएटेड विद एफपीसीसीआई विद वेरियस चैम्बर्स जी। दुनिया में जो उनकी जो थिंक टैंक्स होती है वो चैम्बर से बनती है, वो फेडरेशन हाउसेस से बनती है। हमारे यहाँ हमें लास्ट डे पे या एक हफ्ता पहले बुला के हमसे ओपिनियन ले लिया जाता है, जिससे फॉर्मेलिटीज की। आई थिंक अब जो हुआ सो हुआ। अगले साल के लिए फेडरल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे मस्ट एंड दे शुड हैव ऑल दोस इम्पोर्टेंट चैम्बर्स जो हैं, जो प्राइम चैम्बर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैम्बर्स हैं, एफपीसीसीआई है, इनको आपने डे वन से इंगेज करना है अपने साथ। और आपने बैठ के सेगमेंटाइज तरीके से हर सेगमेंट पे काम करना है। हमारे यहाँ आई डोंट नो, दिस बजट कम एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई एंड देन वी स्पीक एंड गवर्नमेंट स्पीक्स, पर थोड़ा बहुत बैठ के रीनेगोशिएट हो जाता है। आई थिंक द वे वी आर मेकिंग बजट इन पाकिस्तान, वेदर इट्स कम थ्रू फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये कट एंड पेस्ट बेसिस पे हो रहा है जी। आई मीन दिस इज नॉट अ कोई बहुत ज़्यादा जो फ्रेमवर्क होता है बजट के, उसमें हम तब्दीली हर साल नहीं देखते, विच इज़ वेरी ट्रू। कामरान रशीद साहब, आप ज़रा बताइएगा, क्योंकि बात जो कि अदनान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को उस तरीके से बढ़ा नहीं सके। हमारे सामने ही ये मिसालें हैं। बांग्लादेश जो है उसकी एक्सपोर्ट हमसे ज़्यादा, उसकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो अब हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो चुकी है। वियतनाम का शायद अब कंपैरिजन करना भी हमसे नहीं बनता। तो क्या वजह है? हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, पॉलिसीज़ का इशू है, कभी एनर्जी के कॉस्ट की बात होती है कि हमारे ओवरहेड्स इतने ज़्यादा है कि हम compete नहीं कर पाते। तो पिछले एक साल में ये जो सारी एफर्ट्स हुई हैं जिसमें हमने कहा है कि अब पाकिस्तान की मईशत को वापस ट्रैक पे लेके जाएंगे, तो क्या एक्सपोर्ट के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की गई है जिसके फ़वाइद इस साल हमें नज़र आ सकें? कामरान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सही, कामरान साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक़ सिंध गवर्नर भी हैं, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी रह चुके हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपको लग रहा है कि ये बजट जो है उससे कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन बदलने वाली है? जो हम पहले भी आपसे भी बात करते हुए आए मुख्तलिफ प्रोग्राम में कि अक्रॉस द बोर्ड टैक्सेशन का निज़ाम आ जाएगा, और आपने जो है एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर आने, इस बजट में कोई ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती? अभी तो बजट शहजाद का लाएगा तो तमाम तफसीलात आएंगी, लेकिन ये जो मैं एक चीज़ पर ज़रूर फोकस करना चाहता हूँ कि ये हम अगले साल के हवाले से हमेशा अच्छी बातें करते हैं कि ये अगले साल ही हो जाएगा, लेकिन पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो वो सब कुछ खराब होता है। अब इस साल ही का जो फिस्कल पॉलिसी जून 30 को ख़त्म हो रही है, फिस्कल ईयर जून 30 को ख़त्म हो रहा है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठा लेना। क्या पाकिस्तान में उस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ा चैलेंज था या नहीं था कि एफडीआई नहीं आ रहा या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? आज हम खड़े हैं तो देख रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इज एट इट्स लोएस्ट इन 50 इयर्स। अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो ले रहे हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, कि जब तक आप टैक्स सेक्टर को इफेक्टिव नहीं बनाएंगे, उन शोबों को लेके नहीं आएंगे टैक्स नेट में जिनका जरूरी है, एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर, तो अभी 8.5 पर हम खड़े हुए हैं। अगर आप ग्रोथ रेट देख लें तो 2.3% है। वो पिछले साल से ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि पिछले साल नेगेटिव था। अब आप बहुत बुरे से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो रहे हैं, लेकिन उससे अवाम में कोई बेहतरी नहीं आई है। अगर इन्फ्लेशन इसका जवाब क्या है ज़ुबैर साहब? आपके पास इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी, आपने कहा वी आर एट ए लोएस्ट, जबकि पिछले एक साल से हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि एफडीआई पाकिस्तान में लेकर आएंगे, जो लोकल हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ है? एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, दिस इज टू ब्लंट, शब्बर की तरह का मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इनकॉम्पिटेंस इतनी ज्यादा है कि आपने खुद देखा कि मुसद्दिक मलिक जो कि एक पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद कहा कि अब सरकार ने महसूस किया कि हमारे पास तो पेपर वर्क करने की अहलियत नहीं है।
दिस इज हिज एग्जैक्ट वर्ड। जी, मेरे प्रोग्राम में कहा था जी। एग्जैक्टली। अब अगर एक साल के बाद एक सीनियर तरीन मिनिस्टर, जो पढ़ा लिखा मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि हमारे पास पेपर वर्क करने के लिए नहीं है, तो जब आपने एक साल पहले जब ये शुरू किया था काम कि आपने इन्वेस्टर्स को लेके आना है, लेकिन आपके पास पेपर वर्क करने के लिए नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आएंगे, दे ओनली फॉलो। आप ये नहीं कह सकते कि बाहर से पहले पैसा आ जाए और यहाँ से शुरू हो जाए। इसी तरह से टैक्स नेट में अगर हमने किसी को लाना था तो वी हैव फेल्ड मिजरेबली। ग्रोथ रेट अगेन मैं जो कह रहा था कि नेगेटिव के मुकाबले में 2.3, बट 2.3 इज स्टिल लोअर देन योर पॉपुलेशन ग्रोथ, सो वी आर डिक्लाइनिंग, नॉट गोइंग अप। इसी तरह से आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली है उस, या कर्जे हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली अप। सो जितने भी फिस्कल डेफिसिट को आप ले लें एज ए परसेंटेज या जो भी है, एक करंट अकाउंट डेफिसिट है जो अच्छा हुआ है। वो सुहेल साहब के साथ माजरत के साथ मैं एक चीज कहूंगा, ये जो मेरा ख्याल है वो तो मुझे भी फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, मैं भी करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर लूं, बिकॉज यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। ये तो नहीं हो सकता कि आप गाड़ियां चलानी बंद कर दें और फिर साल के बाद कहें कि जी देखिए पेट्रोल हमने खत्म कर दिया, बिल्कुल खर्चा कम कर दिया, एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि उससे जो आपकी जो ग्रोथ रेट इतनी कम हुई है, व्हाट हैज दैट लेड टू मास स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर मेरी नौकरी भी जा रही हो उस चक्कर में, या आपकी नौकरी जाए, तो हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप किस वजह से कर रहे हैं। सो ये भी जो जाहिर है, जो भी पॉलिसी मेकर्स थे जिनकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर गया, और आई टोटली एग्री कि हम 6% पर पहुंचते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट वहां पहुंच जाता है, बिकॉज हम दूसरी साइड डॉलर की साइड देखते ही नहीं है कि क्या हम डॉलर्स हैं हमारे पास इतने कि हम अफोर्ड कर सकते हैं उस किस्म की। और यही तारीख रही हमारी बूम एंड बस्ट साइकिल के, जहां पे आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, एंड देन आईएमएफ अगेन, ये सारी चीजें। लेकिन मुझे सब आप भी इस पे बताइएगा कि एक हमारा जो बड़ा इशू है, ऑब्वियसली फिस्कल साइड पर तो है, लेकिन दूसरा एक्सटर्नल साइड पर है। अब हमारे लिए तो अच्छी खबर अब ये होती है कि $1 बिलियन आईएमएफ से मिल गया या किसी और मुल्क का कर्जा दे दिया, लेकिन एक अरसे से बात हो रही है कि अगर आपने वाकई तरक्की करनी है तो या इंडिया की तरह आप एफडीआई लेकर आएँ, या आप बांग्लादेश और वियतनाम की तरह अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। हम दोनों चीज़ों में, एटलीस्ट मैं तो जब से कवर कर रहा हूँ पिछले 2 डेकेड यानी कि 18-20 साल से, तो हम इसमें नाकाम ही हुए हैं। इसकी क्या वजह है? जी सोहेल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज नहीं आई थी, दोबारा आप रिपीट करें। सोहेल साहब, मैंने कहा कि हमारे लिए तो अब अच्छी खबर ये होती है कि आईएमएफ का प्रोग्राम मिल जाए, कोई और मुल्क कर्जा दे दे, लेकिन अगर वाकई हमने तरक्की की तरफ जाना है तो या तो हम वियतनाम की तरह अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, बांग्लादेश और वियतनाम की तरह, या हम इंडिया की तरह अपने एफडीआई में इजाफा करें। लेकिन पिछले 18-20 साल से ये बातें ही हो रही हैं, इसमें कोई कामयाबी हमें हासिल नहीं हुई है। इसकी क्या वजह है? नहीं शहजाद, देखिए ये तो हकीकत है जो आपने बात की। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो पिछले 15 सालों में और ख़ास तौर से पिछले 5-6 सालों में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर आप जो है अपनी सीट बचाने पे और दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का डेट प्रोफाइल अब इतना ख़राब हो चुका है कि अब तो जो सर्वाइवल है वो ये होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आईएमएफ की बात होती है कि हमें डेट रिपेमेंट पे पहले तवज्जो देनी है। तो आई थिंक पहले तो हम जो चैलेंजिंग काम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, वो अचीव करें, और उसके साथ हम जो डेट रिपेमेंट है या डेट सस्टेनेबिलिटी है उसको अचीव करें, जिसके लिए मुझे लगता है कि 2 से 3 साल लगेंगे। अगर ये 2-3 साल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और 2-3 साल आईएमएफ के थ्रू हमारी डेट रीपेमेंट स्मूथली होती है, तो फिर ग्रेजुअली बहुत ह्यूज एक्सपोर्ट ग्रोथ या बहुत ह्यूज एफडीआई पे हम सोच सकते हैं। इससे पहले सोचना मेरे ख्याल में फजूल है, क्योंकि जब आपके पास डॉलर्स ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस जो है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का आएगा ना लोकल इन्वेस्टर्स का आएगा। दूसरी जानिब जब एक्सपोर्ट्स के लिए आपको, जो बांग्लादेश की आप एग्जांपल देते हैं, बांग्लादेश में सस्ती बिजली सस्ता गैस दिया गया। अब सस्ती बिजली सस्ता गैस जब आप दे सकते हैं ना कि जब आपके पास फिस्कल डेफिसिट 4-5% हो जो बांग्लादेश में है, मगर पाकिस्तान का तो पिछले 6 साल का फिस्कल डेफिसिट 7 से 8% है। तो ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक चीज़ 100 रुपए की है वो इंडस्ट्री को 70 रुपए की दे। तो मेरे ख्याल में तो उसका हल शहजाद यही है कि आपको अगले 2-3 साल स्टेबिलिटी के, या जिसको हम मॉडरेट ग्रोथ कहते हैं, जिसका मतलब है 3 से 4%, ये रखकर आपको अपने डेट लेवल्स को रिलेटिव टर्म्स में कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, और जब ये 3 साल में अगर हो जाएगा तो फिर जाके
हम बहुत बड़ी कोई एफडीआई या एक्सपोर्ट्स ग्रोथ की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। और कितना फर्क इस साल सोहेल साहब पड़ सकता है, क्योंकि अगर प्राइमरी सरप्लस टारगेट रखा जाता है 500 अरब के आसपास या इससे ज़्यादा, उससे कितना फ़ायदा होगा? कल जो इंटरेस्ट रेट में हमने कटौती देखी और अगर आगे जाके मजीद इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो उससे कितना आपका जो डेट बर्डन है अगले साल में कम हो सकता है? और दूसरा साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिजली तो सस्ती हो नहीं सकती, और अभी जुबैर मोतीवाला साहब कह रहे थे हमारे ओवरहेड्स आप बांग्लादेश जितने कर दें तो हम भी कंपेटिटिव होकर दिखा देंगे, लेकिन वो तो होना नहीं है। तो फिर क्या फोकस किया जाए? आईटी की तरफ फोकस किया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने रिलाई नहीं करना है गैस और ऑयल पर, या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है इसके अलावा? देखिए पहला तो जो पिछला साल गुजरा उसको जैसे भी मैनेज किया, ठीक है, उसके रिपरकशंस हैं, उसी तरह मैनेज करना पड़ेगा कि करंट अकाउंट भी सरप्लस रखें या बहुत ही कम करें, ताकि आपका डेट, करंट अकाउंट डेफिसिट से डॉलर डेट बढ़ता है वो ना बढ़े, या अगर वो बढ़े भी तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ना बढ़े, नंबर एक। नंबर दो, प्राइमरी सरप्लस रखना पड़ेगा ताकि आपका जो लोकल डेफिसिट है वो ना हो, जिसकी वजह से आपकी लोकल बोरिंग्स ना। अभी तो ये डेट, ये डेफिसिट्स इतने बड़े रहे हैं पिछले सालों में, मासवाए पिछले साल के, कि हुकूमत जो है वो सिर्फ बोरोइंग ही कर रही है, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो रहा है। तो मेरा ख्याल में इमीडिएटली तो यही है कि अगले 2-3 साल जो पिछले साल की स्ट्रैटेजी है, जो थोड़ी सी पेनफुल जरूर है, उसको जारी रखा जाए। दूसरी जानब हमने एक्सपोर्ट्स को कहा था, देखें एक्सपोर्ट्स में भी अगेन हमें जो हमने 2017-18 में किया और पहले किया, हम आवाम को शायद एक ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज कर देते हैं। देखें एक्सपोर्ट्स भी, क्वालिटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। पिछले जो सालों में जो आईटी के एक्सपोर्ट्स है जिसका आपने हवाला दिया, वो क्वालिटी एक्सपोर्ट्स है, वो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमने पिछले 75 साल में टेक्सटाइल की तरफ तवज्जो दी, वो 20 बिलियन या 18 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है और पता नहीं उसके पीछे 10-12 बिलियन का इंपोर्ट भी करता है। तो वो वैल्यू एडिशन को देखना चाहिए। जिस तरह आपने वियतनाम की बात की, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, वहां भी बहुत बढ़ गया है वहां भी एक्सपोर्ट्स, और इस तरह का एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान भी बढ़ा सकता है, मगर हमें क्वालिटी एक्सपोर्ट बढ़ाना जहाँ वैल्यू एडिशन है। एक एक्सपोर्ट होता है आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। वियतनाम 65 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट्स करता है और 55 बिलियन के मोबाइल इंपोर्ट करता है, तो उसकी वैल्यू एडिशन 10 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे नेट वैल्यू एडिशन हो एक्सपोर्ट्स, उस पे फोकस करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि शायद ये अगले 2-3 साल में बहुत इंप्रूवमेंट होती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगले 2-3 साल पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो दोनों डेफिसिट हैं, ट्विन डेफिसिट, उसको कम करने पर फोकस करना चाहिए। सही है। और मुझे बताइएगा अदनान साहब, ये जो सारी एफर्ट्स हैं एफडीआई के हवाले से, चाहे वो आईटी में हो, मिनरल्स में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, आपको लगता है कि अब, क्योंकि अब अभी तो क्रिटिसिज्म हो रहा था कि पैसे आए नहीं हैं, लेकिन ये आपको लगता है कि वो साल होगा जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी होती हुई नजर आएंगी और इसकी वजह से जो डॉलर इन्फ्लो है पाकिस्तान में बढ़ेगा? देखिए जी, SIFC का देखते हैं अब क्या रिजल्ट निकलता है इवेंचुअली। अभी तक तो कोई FDIs इतने खास आई नहीं है। जिस तरह हमने सुना था कि $100 बिलियन के इसमें इंजेक्शन होगी FDIs की, और मेनली एग्रीकल्चर में होगा, खैबर पख्तूनख्वा में, टूरिज्म में होगा, माइनिंग में होगा, एंड मेनी अदर सेक्टर्स। अल्लाह करे अगर ये IFC, I hope that should become a successful project and the both FDIs आए Gulf country से, तो obviously it can put a little pressure जो हमारे ऊपर है वो काफी subside हो जाएगा, और we will be in the better position to appreciate our rupees. So देखिए, point is this कि पाकिस्तान हमने किया था because when we go to the donors or the fund, फिर आपको उनकी कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दिस इज बुरी है। तो आप पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तानी रुपीस तो वो स्ट्रॉन्ग करेंसी थी नहीं कि जिसको आपने फ्री फ्लोट कर दिया, मार्केट डिटर्मिनेशन पे आप ले आए हैं। ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज होती हैं, वो करती हैं। तो आपने जब ये किया तो 120 से जंप करके वो 320-25 तक चला गया, अभी 277-280 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। So I think if you really would like to see a good inflation coming down and if you want to see economic boom, so this rupees has to come down below 150. ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो मेरे ख्याल से देखिए, you have to see, देखिए point is this है कि आप kindly, I mean, जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी अपनी यूनिवर्सिटीज में,
दैट इज हमें तो डिफरेंट चीजें सिखाई गई थी, और जो यहाँ इकोनॉमिक्स है, दिस इज इकोनॉमी, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स व्हाट वी हैव लर्न इन आवर कॉलेज यूनिवर्सिटीज जी। देखिए, आप अब इसका एवरेज देख लें कि आपका जो एक्सपोर्ट होता था उस वक्त, जब आपका था 60-70 का डॉलर या 120 का डॉलर, आप उस वक्त भी 25 बिलियन के एक्सपोर्ट पे बैठे हुए थे। आज आप नियरली 300 पे ले गए हैं, तो आज आप 30 बिलियन के एक्सपोर्ट पे, व्हाट हैव यू गेन? आपने तो इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, आपने लाइवलीहुड महंगी कर दिया, आपने सब कुछ महंगा कर दिया। द होल इकोनॉमी हैज बीन डिस्टर्ब्ड, द परचेजिंग पावर, द पॉवर्टी लाइन हैज गॉन अप। आई बस ये बट उसका एक फ्लिप साइड भी है ना, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अगर है तो आप कैसे करेंसी को होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर करेंगे तो फिर आप अपने इंपोर्ट को जो है वो सब्सिडाइज कर रहे होंगे। रिजल्ट हमने इसका देखा है, 2019 में भी देखा, 2022-23 में भी देखा, जब करंट अकाउंट आपका $20 बिलियन से ज्यादा चला गया था। फिर देखिए, इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना, जिस तरह मैंने कहा था कि कोविड के बाद इट हैज बिकम अ फूड इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन हैज, बट चीजें आप रिसीड हो रही हैं, थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन जी। लेकिन ये है कि यू हैव टू रियली थिंक अबाउट सम लाइक, आप जो हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, आप उन्हीं को कितना स्क्वीज कर लेंगे। सही है। अदनान साहब, अब मुझे इस वक्त नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो इकोनॉमिक सर्वे है रवा माली साल का, वो पेश कर दिया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। और अब मोहम्मद औरंगजेब साहब कल बजट पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो इकोनॉमिक सर्वे है इस फिस्कल ईयर का, वो पेश करने के लिए वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग का आगाज़ होगा। जुबैर साहब, ज़रा इस पर ज़रा बताइएगा कि अभी आपने इस हवाले से तो बात की कि हमने FDI के हवाले से कोई खातिर का इजाफा नहीं देखा इस साल। प्रोजेक्शंस की थी हमने कि इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बट गोइंग फॉरवर्ड, डू यू एक्सपेक्ट कि जब आप मुसद्दिक मलिक साहब भी कह रहे हैं कि देखें हमने G2G नहीं B2B कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना है, सो डू यू थिंक कि जो इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि उसमें हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें, खासतौर पे बाहर ममालिक से? मेरा ख्याल है इस वक्त अगर जो सुहेल ने भी बात की थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना लाजमी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ या स्टेबिलिटी लाने के लिए। और इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मेरा ख्याल है पिछले 10-12 साल आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा खराब